हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिक। देखो, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल तो कल बता दी थी। सबसे पहले मैंने कहा था उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करेंगे वही क्या हो जाएगी हमारे पास उपसहसंयोजी रसायन के नाम से जानी जाएगी। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन था? बर्नर था, ये आपको पता था। अब उसके बाद देखो हमने पढ़ा था कि उपसहसंयोजी यौगिकों को यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है? योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। योगात्मक यौगिक मैंने बताए थे आपको, ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक यहाँ पर साधारण यौगिकों के सहयोग से जब उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वाष्पित करते हैं तो नए हमारे पास क्या होते हैं? नए स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन यौगिकों को योगात्मक या आणविक यौगिक कहा था। उदाहरण के रूप में हमने कार्नेलाइड बनाया था, फिटकरी बनाई थी, मोर साल्ट बनाए थे, अदर भी बनाए थे। आणविक या योगात्मक यौगिक दो भागों में बांटे थे हमने। पहला तो द्विक्लवन डबल साल्ट और दूसरा संकुल यौगिक। द्विक्लवन वो थे जो क्या थे यहाँ पर ठोस अवस्था में तो स्थायी थे और जलीय विलीन अवस्था में क्या होते थे? वो आयनों में टूट जाते थे, वो कहलाते थे हमारे पास द्विक्लवन। और वहाँ पर संकुल यौगिक क्या थे? ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जलीय विलीन अवस्था में वो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वो क्या थे? हमारे पास संकुल यौगिक थे। दोनों में हमने डिफरेंट कुछ कर लिया था। अब देखो हमारे पास यहाँ से चैप्टर की मुख्य चीज़ें शुरू होती हो, तो डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं। जब अपन उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में, अभी तो क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा पता ही नहीं था, अब कौन सी चीज को क्या कहते हैं, जैसे आप मेंडल का पढ़ते हो तो मेंडल की शब्दावली क्या थी, एक संकरण क्या था, द्विसंकरण क्या थे, जीन क्या थे, प्रभावी पीढ़ी क्या थी, अप्रभावी पीढ़ी क्या थी। वैसे ही यहाँ पे इनकी कुछ मुख्य परिभाषाएं हमें पढ़नी है, जिसके बाद हम क्या कर सकेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और कंपटीशन की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता दुनिया का जिसमें साइंस आए, केमिस्ट्री आए और ये नहीं आए साइंस से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर उपसहसंयोजी यौगिक हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ यहाँ पे, जिससे ही आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज़। तो Fe, ये तो धातु परमाणु हो गया, ये NH3 ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले लिगेंड हो गए। ये 6 मैंने दर्शा दी यहाँ। अब ये संख्या कहाँ से आती है? देखो ये समय धीरे धीरे हमें पता लगेगा संख्या कितनी लिखनी होती है। ऐसा हर एक में नहीं होती है, सब में अलग अलग होती है, तो वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। पहले इतना सा ध्यान रखो, आपकी यौगिक है, यौगिक में किसको क्या कहते हैं वो डेफिनेशन बता रहा हूँ। जितना समझाऊँ वो समझ में आ जाना चाहिए आपके, ये मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर से अंदर अपन जाते जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना IUPAC नामकरण 11th में कार्बनिक यौगिक, वैसे इनका IUPAC नामकरण पढ़ना है, इसलिए डीपली पता, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तब लगेगा अपन को। तो Fe NH3 6 मैंने कोई यौगिक ले लिया और इसके यहाँ पर क्या है 3Cl कोष्टक के बाहर मैंने जोड़ दी। देखो इसके आगे जुड़ता है ना तो धनावेशित यौगिक होता है, पीछे जुड़ता है वो माइनस वाला होता है। एक यौगिक ले लिया। एक यौगिक मैंने आपको बताए रखा है, एक तो अपना यौगिक याद रखना है आपको। अपना यौगिक कौन सा था बताओ भाई, क्या था अपना यौगिक? K for FeCN6, ये एक अपना यौगिक हो गया। दो यौगिक हमने ले लिए। दोनों यौगिक क्या है यहाँ पर हमारे पास? संकुल यौगिक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्र किसका है? ये संकुल यौगिकों का है। खत्म बात। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सी चीज क्या होती है, ये आपके पास जो है यहाँ पर देखो Fe आयरन परमाणु, ये होता है धातु परमाणु। और धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु होता है, क्योंकि एक आयरन परमाणु देखो यहाँ पर एक आयरन, एक 2 3 4 5 और 6 NH3 से घिरा हुआ है। ऐसे 6 NH3, प्रत्येक NH3 इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक लोन पेयर दे रहे हैं और 6 उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं इसमें। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्र में है ना, सेंटर में है ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है। ये आयन के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, अपन को पता नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये है Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो सकता है। क्लियर है? उदासीन भी हो सकता है और आयन के रूप में भी हो सकता है। और आप जानते हो धातु पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज, ये NH3 वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म देती है। जैसे ये NH3 अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया, तो जो लोन पेयर देती है एक अकेले इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है, वो लिगेंड कहलाती है। तो NH3 इसको क्या कर रहे हैं, 6 NH3 इसको
6 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 देने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड कहलाता है। तो ये लिगेंड हो गया आपके, दूसरी चीज हो गई आपके। क्लियर है। तीसरी चीज की बात करते हैं, जो ये बड़ा कोष्टक रहता है इसके अंदर ये सारी चीज बंद रहती है। बड़े कोष्टक को हम, जिसके अंदर ये सारी चीज पूरी व्यवस्था रहती है, अंदर की यौगिक रहता है, उसको समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन सत्ता के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे, समन्वय मंडल, ये इसका एक और नाम होता है उप सहसंयोजी सत्ता। उप सहसंयोजी सत्ता का मतलब है यहाँ भाई ये उप सहसंयोजी यौगिकों की पूरी एक सत्ता है, इसके अंदर पूरा अधिकार है इसका, यहाँ पर इससे बाहर वाला इससे मतलब नहीं है, पर ये अंदर वाला तो पूरा एक यौगिक है उप सहसंयोजी, तो उप सहसंयोजी सत्ता इसको बोल देते हैं। फिर देखो ये यहाँ पे जो आपको संख्या दिखाई दे रही है 6 के फॉर्म में, मैं डैश डैश लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए ना। ये जो संख्या होती है इसको उप सहसंयोजी संख्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी संख्या हो जाएगी हमारे पास, उप सहसंयोजी संख्या। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद और क्या बचा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास बचता है ये यौगिक वैसा ही जाएगा, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन, ये लिगेंड, उप सहसंयोजी संख्या, बड़े कोष्टक को समन्वय मंडल या फिर उप सहसंयोजी सत्ता। अब ये बचा आपके पास कोष्टक के बाहर जो बचते हैं ना, चाहे वो इधर हो तो धनावेशित और पीछे रहते हैं वो ऋणावेशित रहते हैं। तो ये पीछे वाला ऋणावेशित और एक धनावेशित वाला एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया आपको। तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर देखो ये दोनों धनावेशित और ऋणावेशित आ गए, ये यहाँ पर कहलाते हैं आयनिक मंडल। क्योंकि क्या होता है जब इसको जल में घोलते हैं तो कोष्टक के बाहर वाली सारी स्पीसीज आयनित होकर टूट जाती है और अंदर वाले संकुल का कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, यहाँ पर आयनिक मंडल है, यानी कि आयनिक मंडल बाहर वाला रहता है। बड़े कोष्टक के बाहर वाला सारा मंडल क्या कहलाएगा, आयनिक मंडल, चाहे वो आगे हो धनावेश के रूप में या फिर क्या हो पीछे हो। क्लियर है। अब देखो ये सब कुछ क्लियर होने के बाद हम डेफिनेशन देते हैं इसकी, आगे बढ़ाते हैं। एक एक डेफिनेशन आपको मैं क्लियर करता हूँ। पहला देखो समन्वय मंडल की बात करते हैं अपन। समन्वय मंडल किसे कहेंगे अपन, ध्यान दो। समन्वय मंडल की अपन डेफिनेशन देंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन, एक तो ये रहा आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु आयन, तथा उससे उपसर्जक बंध की सहायता से जुड़े हुए लिगेंड। ध्यान देना, केंद्रीय धातु परमाणु आयन और उससे जुड़े हुए कितने हैं, ये जो भी लिगेंड है वो रहे अंदर वाले कोष्टक के अंदर। इन सबको एक बड़े कोष्टक के अंदर या वर्गाकार कोष्टक के अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल या उप सहसंयोजी सत्ता के नाम से जानते हैं। एक बार रिपीट कर दूं वापस, केंद्रीय धातु परमाणु तथा इससे जुड़े हुए सभी लिगेंडों को हम क्या करते हैं, एक वर्ग कोष्टक से यानी कि बड़े कोष्टक से क्या करते हैं, उसके अंदर बंद करके लिखते हैं, जिससे हम यहाँ पर संपूर्ण इसको समन्वय मंडल या उप सहसंयोजी सत्ता के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में ध्यान दो, एग्जाम्पल के रूप में एक तो ये हो गया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Fe क्या है यहाँ पर आपके पास NH3 अब केवल समन्वय मंडली अगर आपको बनाना है तो ये 3 Cl है, एक Cl पे 1 माइनस, तो 3 Cl निकाल दो तो 3 माइनस हो जाएगा, तो इस पे कितना जाएगा, विपरीत चार्ज 3 प्लस। तो ये क्या हो गया, एक पूरा समन्वय मंडल है, यह आयन के फॉर्म में है यहाँ पर। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, जैसे ये ले लो, इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, FeCN6 तो है ही सही, 4K प्लस निकाल दो तो इस पर कितना जाएगा, 4 माइनस, तो FeCN6 4K प्लस निकाल दे आयनित करके अपने, इस पर कितना जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा। ये क्या है, आपका समन्वय मंडल है। क्लियर है आपके टॉपिक। दूसरा देखो, हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारे आती है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की। ये दूसरे नंबर पे, मैं नंबर कुछ भी डाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, समझनी है अपन को। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये रहा। ये क्या करता है भाई, ये यहाँ पर लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है और क्या करता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है। अब ग्रहण कब करेगा, जब इसके पास रिक्त डी कक्षक रहेंगे, तो इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने चाहिए। तो अपन कहेंगे कि वह धातु परमाणु या आयन जो लिगेंडों से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है या उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। एक बार सुनना वन सेकेंड, वह धातु परमाणु या आयन
धातु परमाणु है ये, या आयन के रूप में भी हो सकता है। वह धातु परमाणु या आयन जो यहाँ पर लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों को लोन पेयर को क्या करता है, ग्रहण करता है और यहाँ पर उपसर्जी बंध का निर्माण करता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें कौन कौन आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में। एक तो संक्रमण धातुएं आती है, संक्रमण धातुएं एग्जाम्पल के रूप में कौन आएगा, एक तो संक्रमण धातुएं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व उनके यहाँ क्या होता है आपको पता है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि उनका डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है, खाली रहता है, उसमें लोन पर ग्रहण कर सकता है आसानी से। तो डी ब्लॉक के तत्व इसमें संक्रमण धातुएं इस प्रकार की यौगिक बनाती है एक तो। और दूसरा कभी कभी क्या होता है, लेंथेनोइड यौगिक, लेंथेनोइड यौगिक। लेंथेनोइड के भी इस प्रकार से यौगिक बनते हैं। लेंथेनोइड कैसे, लेंथेनम 57 के बाद आने वाले आपको पता है, और सारणी लेंथेनम 57 के बाद आने वाले सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक को अलग से स्थान दिया गया है नीचे, और सारणी जिसे लेंथेनोइड श्रेणी बोलते हैं अपन। तो ये लेंथेनोइड तत्व और संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्व केवल वही क्या करते हैं, उपसर्जक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में प्रेजेंट होते हैं, अन्य नहीं हो सकती और धातु में ज़्यादा। ठीक है, अब कुछ अपवाद स्वरूप देखो धीरे धीरे समय के साथ खोजे जाते हैं, एक्सेप्शन सब में रहते हैं तो वो अपन हो सकते हैं, बाकी मुख्य रूप से यही रहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो वह धातु परमाणु या आयन जो क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, लोन पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसर्जक बंध का निर्माण करता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में संक्रमण धातु या लेंथेनोइड यौगिक क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, इनकी मुख्य विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण। मैंने आपको बताया था जो लोन पेयर देते हैं, लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट 10वीं में पढ़ के आए हो आप। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो तो क्या होते हैं, लुईस क्षार, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है, तो ये किसके समान व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है। क्लियर है आपके पास? अब देखो इसमें कौन कौन हो जाएंगे। अब ये यौगिक है, माना कि इस यौगिक में इसका अपन को आवेश निकालना है, जिससे मैं आपको एक यौगिक बना दूं, AFE ये ले लो आप, CN6। ध्यान दो इसका 4K+ मैंने निकाल दिया, पानी में घोल दूं तो कितना बचेगा, ये 4K+ निकलते हैं, इस पर कितना चार्ज जाएगा, -4 4+ उदासीन था, यौगिक बना हुआ था, हो गया। यही संकुल यौगिक है, बाहर का नहीं होता, बाहर तो आयनों की, यहाँ पर क्या होती है, बैलेंस होती है केवल, हो गया। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है, देखो मैंने आपको बताया था दिक् लवण और संकुल यौगिकों में अंतर बताया था। दिक् लवणों में जो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है उसकी यहाँ पर संयोजकता क्या होती है, सामान्य होती है, जो आवर्त सारणी के अनुसार होती है, जबकि यहाँ पर संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील हो सकती है। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो निकालने का एक तरीका होता है, निकालना पूरा बताऊंगा मैं आपको, अभी तो एक बता रहा हूँ केवल यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको तो अपन x मानते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने पर को तो क्या मान लिया अपने, x मान ली, x। फिर जो भी आएगा जैसे वो लिखते जाएंगे अपन, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, देखो एक साइनाइड पे -1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, फ्लोरीन पे -1 होता है, ये सारे मैं आपको लिखाऊंगा। तो एक साइनाइड पे -1 होता है, तो 6 साइनाइड पे कितने, -6, तो इसकी तो x मान ली, और 6 साइनाइड की कितनी हो गई, -6, बराबर लगा देंगे, जो ऊपर रहता है ना उसके बराबर, तो ऊपर कितना आवेश है, 4 माइनस, तो इसके बराबर कर दिया, तो x बराबर आपके पास क्या जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 और -4, तो x बराबर आपके पास क्या जाएगा, +2, क्या। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है आपके पास F, वो F क्या है यहाँ पर, एक तरह से Fe+2 के रूप में, आयन के रूप में उपस्थित है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर है ये टॉपिक भी आपके। तीसरी आती है आपके मुख्य परिभाषा लिगेंड की। देखो लिगेंड किसे कहेंगे अपन, अब अभी तो जस्ट बताया मैंने आपको कि वह उस स्पीसीज जो क्या करती है, केंद्रीय धातु परमाणु को उपसर्जक बंध को बनाने के लिए लोन पर इलेक्ट्रॉन देती है, दान करती है, क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। ध्यान देना, वह स्पीसीज कोई भी हो सकती है, आयन के रूप में भी हो सकती है। तो वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसर्जक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म देती है या दान करती है, क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। क्लियर है आपकी तीसरी डेफिनेशन। अब देखो लिगेंड में क्या होता है, ये लोन पेयर दे रही है, और आपको पता है जो लोन पेयर देता है क्या होता है, लुईस क्षार होता है, तो देने वाला लुईस क्षार, तो ये लुईस क्षार की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। अब उदाहरण के रूप में अपन बात करें, जिसके पास रहेंगे जैसे H2O ले लो आप, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर दे सकती है, तो ये भी लिगेंड है। इसके अलावा क्लोरीन दे सकती है, CN दे सकता है, कोई भी यौगिक जो जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, NH3 रहा तो NH3
के पास लोन पेयर होते हैं। ये माइनस का मतलब क्या है, इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो ये भी लोन पेयर में आते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्ज होता है, उनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन पेयर दे सकते हैं। आते ये सभी क्या है, जो देते हैं वो लुईस चार्ज, तो लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर देते हैं, इसलिए लुईस चार्ज की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर है लिगेंड की डेफिनेशन आपके पास। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आयनिक मंडल की बात करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन, आगे पीछे कुछ भी दो, अपन को तो केवल समझने में ऐसे थोड़ी आएगी भाई डेफिनेशन आप लिखो सारी, नहीं, वहाँ तो एक पूछेगा लिगेंड किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो आपको समझना है बस। आयनिक मंडल, आयनिक मंडल देखो, संकुल में वर्ग कोष्ठक यानी कि जो बड़ा कोष्ठक है, ये कोई भी संकुल है, इसमें ये बड़ा कोष्ठक रहा और इसमें भी ये बड़ा कोष्ठक रहा। इसके आगे देखो, ये आगे तो अपने धनावेश लिख रखा, और कभी कभी पीछे, ये पीछे देखो लिख रखा अपने ऋणावेश के रूप में। तो संकुल में वर्ग कोष्ठक या जो बड़ा कोष्ठक है, इसके क्या है यहाँ पर, बाहर, बाहर मतलब आगे व पीछे आयनीकृत होने वाला समूह, तो ये आयनित हो जाता है ना जल में, गोल तो दोनों टूट जाते हैं, यहाँ पर एक 4K+ में टूट जाए, तो आयनीकृत होने वाला जो समूह रहता है बार वाला, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर आयनिक मंडल के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करेंगे K4FeCN6, इसको जब हम जल में घोलते हैं तो 4 तो K+ आयन और FeCN6 4- आयन में टूट जाता है। तो अतः यहाँ K4 क्या है, यहाँ 4K+ क्या है, इसका आयनिक मंडल है जो आयनित होकर बाहर निकल जाता है। ऐसे इसमें Cl- हो जाएगा, तो कोई सा भी एग्जाम्पल अपन उठा के दे सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखो अब अगली बात आती है उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है, किसी भी संकुल यौगिक में, कोई भी संकुल यौगिक ले लो आप, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, देखो ये संकुल यौगिक है, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, उपसहसंयोजी संख्या। यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, देखो एक NH3 एक बंध बना के जुड़ रहा है, तो 6 NH3 6 बंध बना के जुड़ेंगे ना, तो जुड़े हुए यहाँ पर क्या है, बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसहसंयोजी संख्या। तो ध्यान देना डेफिनेशन पे, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, जितने बंध बनेंगे उतने ही लिगेंड रहेंगे, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर उपसहसंयोजी संख्या हो जाएगी। अब देखो कुछ यौगिक ऐसे आएंगे जिनमें क्या होता है, एक ही लिगेंड 2 बंध भी बनाता है, 3 भी बनाता है, तो उनकी उपसहसंयोजी संख्या उस हिसाब से अलग निकाल ली जाती है, उनको मैं आपको अलग बता दूंगा। तो यहाँ तो किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसहसंयोजी संख्या के नाम से जानी जाती। तो ये हो गई उपसहसंयोजी संख्या। अब देखो उपसहसंयोजी संख्या का मान क्या होता है, सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। सिग्मा बंध या फिर उपसहसंयोजी बंध जो यहाँ बन रहा है, उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो 6 NH3 6 बंध बनाएंगे तो उपसहसंयोजी संख्या 6 हो जाएगी। अब माना कि ऐसा कोई यौगिक ले दूँ मैं जो एक यौगिक एक लिगेंड 2 बंध बनाता है, तो यहाँ मैं 2 लिगेंड लिख दूँ, यहाँ NH3 कितने 6, अब मैं लिगेंड 2 लिख दूँ, परंतु एक लिगेंड तो 2 बंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिगेंड कितने बनाएंगे 4, तो उसकी उपसहसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी वहाँ पर। ये हो गया। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं समन्वय बहुफलक, जो हमारी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक में क्या होता है, कोई भी यौगिक किस आकृति में उपस्थित होगा, वही है। तो ध्यान देना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इससे जुड़े हुए लिगेंड, उपसहसंयोजी बंध से जुड़े हुए जो लिगेंड है, इसकी त्रिविमीय में एक निश्चित व्यवस्था होती है। कैसे व्यवस्थित होंगे, वही व्यवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पर समन्वय बहुफलक कहलाती है। तो ये अगला है जो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी आएगा, वो अपन संरचना बनाएंगे तब आएगा समन्वय बहुफलक। दो चीजें हैं देखो, एक तो समन्वय मंडल और एक समन्वय बहुफलक। समन्वय मंडल तो क्या है आपके पास, बड़े कोष्ठक के अंदर जितने केंद्रीय धातु परमाणु उससे जुड़े लिगेंडों को एक गुरु कोष्ठक से अपन लिखते हैं, इसे टोटल को समन्वय मंडल बोलते थे। अब समन्वय बहुफलक क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु और इससे जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था क्या है, वही क्या कहलाएगी यहाँ पर समन्वय बहुफलक। जैसे उदाहरण के रूप में अलग अलग हो सकती है यहाँ पर। उदाहरण के रूप में अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु, एम का मतलब मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, इससे ये 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, माना कि ध्यान देना 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, ये मैं 2 और जोड़ दूँ 6 जुड़ गए। ये एल लिख दिया, लिगेंड का लिगेंड कोई भी हो सकता है, तो यहाँ एल लिख दिया, धातु कुछ भी हो सकती है, तो ये लिख दिया। ये व्यवस्था आप जानते हो कौन सी होती है, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल, सभी जानते हो, कोई परेशानी है ही नहीं इसमें। अगर केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड इस तरह से जुड़ते हैं, ये एल एल एल, कौन सा है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, तो ये क्या हो जाएगी व्यवस्था, चतुष्फलकीय हो जाएगी। क्लियर है आपके। फिर देखो केंद्रीय धातु परमाणु से अगर 4 लिगेंड एक समतल में जुड़ते हैं, ये वर्ग बना दिया मैंने, वर्ग में ऐसे समतल में आके जुड़ते हैं,
ये 4 लिगेंड जुड़ जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आकृति को वर्ग समतलीय। तो वर्ग समतलीय आकृति बन जाएगी। इसके अलावा भी देखो अपन बात करें वर्ग पिरामिडीय बना देते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से 5 जुड़ जाए, देखो 1 2 3 4 लिगेंड, तो ये ऐसे जुड़ जाए वर्ग समतलीय में, और एक ऐसे पिरामिड के रूप में ऊपर जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्ग पिरामिडीय संरचना हो जाएगी आपके पास। हो क्या रहा है इन सब में, एक चीज ध्यान देना, आपकी बुक में भी गलत आता है, ये क्या लिगेंड लोन पेयर देता है और धातु परमाणु ग्रहण करती है, तो इससे इसकी ओर तीर के निशान से दर्शाते हैं, जबकि वहाँ तीर का निशान नहीं देते हैं वो, तो वो क्या है, गलत है, ज़्यादा सही ये है हमारे पास। इसके बाद देखो त्रिकोणीय पिरामिड की बात कर लें अपन। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ त्रिभुज, तो ये जो समतल त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी, देखो 1 2 3, ये तो समतल त्रिभुजाकार हो जाएगी, परंतु मैं 2 लिगेंड ऐसे जोड़ दूँ इसके ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज के रूप में, और पिरामिडीय, पिरामिडीय। और इसको पिरामिडीय की जगह क्या है, द्विपिरामिडीय, 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे, ज़्यादा बोलना सही होता है। तो ये हमारे पास समन्वय बहुफलक हो जाएगा। अब देखो कुछ यौगिक उसमें एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, जैसे CO, ध्यान देना, CONH3 6+4, मैंने एक यौगिक बनाया, या फिर +3 ले दूंगा, +3, इसकी आकृति क्या होती है, अष्ट फल की होती है। क्यों होती है, एग्जाम्पल है एक तरह से, जब अपन बनाएंगे तो इसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल की। अभी आकृति का कैसे पता लगेगा, संकरण से। आपने 11th क्लास में संकरण पढ़ा था, sp3 sp2, ऐसे ही इसका भी अपन संकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा भी इसकी आकृति संकरण के आधार पर ये होगी। तो ये हो गया ऐसे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, कोई भी। और इसके अलावा देखो NiCO4, ये यौगिक, इसकी आकृति चतुष्फल की होती है, चतुष्फल की होती है, तो ये कैसी हो जाएगी, इसके जैसी हो जाएगी, यहाँ ये चतुष्फल की हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी यौगिक की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखो समन्वय बहुफलक के बाद अगला आता है हमारा होमोलेप्टिक एवं हेट्रोलेप्टिक संकुल, जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। लास्ट ये डेफिनेशन है, होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं। 2 चीज़ें आपके पास देखो, होमोलेप्टिक संकुल तो इसे कहते हैं कि वह संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि सारे लिगेंड एक ही जैसे हो। जैसे यहाँ NH3 है तो NH3 6 NH3 है तो 6 लिगेंड है यहाँ पर, तो 6 लिगेंड ही क्या है, NH3 है, तो ये आ जाएगा होमोलेप्टिक संकुल। ये भी क्या हो जाएगा, जैसे 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड कौन है, साइनाइड है, तो ये तो होमोलेप्टिक संकुलों में आ जाता है। और हेट्रोलेप्टिक जिसमें क्या होते हैं, जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के उपस्थित हो, यानी कि एक ही प्रकार के नहीं होकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो। जैसे उदाहरण के रूप में अपन यहाँ पर ले लें, कोई भी यौगिक ले सकते, कोई जरूरी नहीं है, तो CO कोबाल्ट NH3, तो मैंने कितनी कर दी है, 4 कर दी है। केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, NH3 लिगेंड हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 के बाद 2 में क्या कर दूँ, यहाँ पर क्लोरीन कर दूँ, ये 2 लिगेंड ये हो गए, चाहे तो इसको ऐसे कोष्टक में भी लिख सकते हो, तो ये 2 क्लोरीन हो गए, और यहाँ में +1 चार्ज लगा दूँ। अब देखो इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल में ये हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल है। कैसे है, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या है, 4 तो ये है और 2 ये, 2 अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक संकुल है, ऐसे संकुल। और जिनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से केवल सभी लिगेंड एक ही प्रकार के, जैसे 6 के 6 एक जैसे हैं, 6 के 6 एक जैसे हैं, तो ये संकुल क्या कहलाते हैं, यहाँ पर होमोलेप्टिक संकुल हो गए एग्जाम्पल अपने यहाँ पर। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, इसको साथ के साथ पढ़े, याद करें लिखने के साथ साथ, क्योंकि जब आपको इसका आगे का याद रहेगा ना, तब आप पीछे का कवर कर पाओगे, नहीं तो फिर आप देखो भूलोगे, फिर आप मेरे को दोस्त नहीं दे सकते। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉच मी।